तो ये कौन से प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होना और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होना, ये दोनों जो है इसके चार्ज नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो डिफ्लेक्शन, अगर आप लोगों से डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसके जो है चार्ज नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा प्लीज अगर आप लोग देखें, when they are focused on a small जो है पैडल व्हील, स्मॉल रोटेटिंग पैडल व्हील पे जिसको फोकस करते हैं तो दे रोटेट, ये रोटेट करते हैं, तो ये मोमेंटम पोजेस करते हैं। इसका मतलब इसका मटेरियल भी नेचर है। कौन सा नेचर है? मटेरियल नेचर। दे आल्सो रोटेट द पैडल ऑफ स्मॉल पेन व्हील व्हेन दे आर फोकस्ड, जब हम क्या करते हैं इनको फोकस करते हैं ऑन द पैडल ऑफ स्मॉल पेन व्हील, तो दे रोटेट द पैडल ऑफ स्मॉल पेन, अपना मोमेंटम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। द थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं क्योंकि दे काजेस शेडो, ये क्या काज करते हैं? शेडो काज करते हैं। तो शेडो काज करने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि बात है प्लीज, ये दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब्दुल्ला समझ रहा? So they cause a shadow, ये शेडो काज करते हैं। इट मींस कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अच्छा अगर आप लोग गौर से कि द फोर्थ वन, दे आर नॉट सो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कि ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करे या रिडक्शन काज करे या ऑक्सीडेशन काज करे, इस तरह के ये रेज नहीं है। अच्छा अगर आप लोग देखें तो ये जो एनोडिक रेज है, एनोडिक रेज अगर आप लोग देखें तो इसका चार्ज टू मास रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू 9.54 into 10 raised to power जो है, यहाँ पे अगर आप देखें 7 कूलम पर केजी इसकी वैल्यू है। पता नहीं कि बबल क्लास की आवाज ठीक रही? क्या मसला है? अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोडिक रेज, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 kg प्रोटॉन हो तो इसमें जो है 9.54 into 10 raised to power 7 कूलम चार्जेस होते हैं। 9.54 into 10 raised to power 7 कूलम चार्जेस पे होते हैं। इसका 1 kg प्रोटॉन अगर आपके पास हो तो प्लीज 1 kg प्रोटॉन के लिए आप लोगों ने ये रेफरेंस याद रखना है। 1 kg इलेक्ट्रॉन पे जो कल था, 1 kg इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था 1.758 into 10 raised to power 11 कूलम था। तो 1 kg इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज के लिए या प्रोटॉन? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 10 raised to power 11 है और यहाँ पे 10 raised to power 7 है। तो प्लीज 1 kg इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज किया रहे एज कम्पेयर टू 1 kg ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन का मास ज्यादा है। अच्छा तो आप लोगों को कल मैंने इसके बारे में रेफरेंसेस दिए थे। अच्छा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम हो तो 9.54 into 10 raised to power 7 कूलम चार्जेस होते हैं। तो 1 ग्राम में आप लोगों के पास कितने जो है कूलम चार्जेस होंगे? तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन 9.54 and 10 raised to power जो है 7 minus 3, तो यहाँ पे 9.54 and 10 raised to power 4 कूलम चार्जेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये दूसरा रेफरेंस है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन, 1 ग्राम प्रोटॉन में इतने कूलम चार्जेस होते हैं। 1 ग्राम प्रोटॉन इतने चार्ज कैरियर है, 1 kg प्रोटॉन इतना चार्ज कैरियर, 1 kg प्रोटॉन और 1 kg इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरियर। ये मैंने आप लोगों को कल ये रेफरेंसेस है पहले डिस्कशन इस पे किया है। अच्छा वी नो दैट 1 ग्राम मींस 1000 मिलीग्राम, 9.54 and 10 raised to power 4 कूलम चार्जेस। तो 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कितना चार्ज कैरियर होगा? 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन 9.54 10 raised to power 4 minus 3 कूलम चार्ज। 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखिए तो 9.54 एंड यहाँ पे बल्कि मैं बस डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कहना है इसके साथ देखिए आप लोगों के पास तो 95.4 कूलम चार्ज कैरियर है। ये आप लोगों के पास इसके लिए रेफरेंसेस है। तो 1 मिलीग्राम के लिए इतना रेफरेंस है, ये वैल्यू है, 1 ग्राम के लिए ये वैल्यू है और 1 kg के लिए ये है। तो इन दोनों को आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, मिलीग्राम में और ग्राम में, और केजी में तो फिक्स वैल्यू है वो भी है, लेकिन ये है कि मिलीग्राम और इस ग्राम के रेफरेंसेस को भी याद। तो 1 ग्राम में कितना है, 2 ग्राम में क्या होगा, 3 ग्राम में क्या होगा, 10 ग्राम में क्या होगा, 1 मिलीग्राम में क्या है, 2 मिलीग्राम में क्या होगा, 10 मिलीग्राम में क्या होगा। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ध्यान में रखना है। अच्छा द E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 9.54 into 10 raised to power 7 कूलम पर kg है। सुने प्लीज, the E/M ratio of anodic rays, प्रोटॉन का वर्ड इस्तेमाल है anodic rays, anodic rays. The E/M ratio of anodic rays depend on the nature of the gas used in discharge tube.
The E by M ratio of electron, the E by M ratio of cathodic rays, E by M ratio of cathodic rays are independent on the nature of gas used in a discharge tube. Nature of gas used in a discharge tube. The E by M ratio of प्रोटॉन नहीं इनोडिक रेज, प्रोटॉन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इनोडिक रेज का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं. द E by M ratio of इनोडिक रेज, केनाल रेज ऑफ इनोडिक रेज, प्रोटॉन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, प्रोटॉन के लिए फिक्स है. इनोडिक रेज प्लीज, केनाल रेज. अगर आप लोग देखें जहां पे जो है पॉजिटिव रेज, मैं प्रोटॉन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इनोडिक का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, केनाल का वर्ड इस्तेमाल कर लिया और पॉजिटिव रेज का. Depends on the positive rays, depends on the nature of gas used inside the tube. Depend. अगर आप लोगों को depend on the nature of gas used in a discharge tube. तो discharge tube में जो गैस हम यूज करते हैं उसके नेचर पे E by M ratio डिपेंड करता है. मतलब क्या है? मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, समझ रहे हैं सर, हालांकि बाबाश्ता बाबा हम बस चांस बोल गया भी. उस आवाज अधिक है, आवाज निकलना कल पखपखी है ना. ओके, हाँ खबर हो रही है. प्लीज आप लोग इस पॉइंट को देखें. नहीं सही शुरू इसके साथ इशू है तो मेरे साथ इशू है, मेरे साथ इशू है, आपके साथ इशू है. तो जब आवाज होना चाहिए तभी आवाज देवशी. ओके, आप लोग प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा और से देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है अरे कहता तो लग्जरी ही करना गिरीश आवाज जरूरत थी. हाइड्रोजन गैस है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हाइड्रोजन आयन बन जाता है. अच्छा, अगर आप लोग देखें यार क्या सुना था कि बाबा था तो कह रहा था क्यों बाबा भी और सही देख रहा है. तो चले 10 भी सुन गया सदा मसला 10 ही करा जेब तो छोड़े. चले आप लोग ये पॉइंट थोड़ा और देखें. हीलियम को अगर आप लोग देखिए, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. अगर आप लोग यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को देखें और नाइट्रोजन गैस को अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. तो ये बात सुने प्लीज कि यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम आयन है, नाइट्रोजन आयन है. अगर मैं चार्ज शुमात रेशियो इस इनोडिक रेस के लिए फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसके लिए, तो मैंने चार्ज शुमात रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए तो मैंने क्या करना है, चार्ज तो वही है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज है, लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयन पे इसको डिवाइड करना है, इसके साथ रेशियो निकालना है. अच्छा, चार्ज शुमात रेशियो ऑफ हीलियम, सुने प्लीज, हीलियम आयन है तो यहाँ पे चार्ज वही है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. अगर आप लोग देखें तो अब मैंने मास ऑफ हीलियम आयन के साथ इसका रेशियो निकालना है. चार्ज वही है E by M रेशियो फॉर द नाइट्रोजन आयन. अगर आप देखिए चार्ज वही है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज है, लेकिन अब मैंने इसको मास ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन पे डिवाइड करना है. तो आप मुझे बताएं जब मास इंक्रीज होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखें तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका E by M रेशियो ज्यादा होगा, E by M रेशियो उसका ज्यादा होगा. और जिसका मास इंक्रीज होगा तो याद रखें E by M रेशियो ऑफ इनोडिक रेज is dependent on the nature of the gas. ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है. दैट इज यूज्ड इन इनोडिक रेज का वर्ड प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन के लिए तो फिक्स है, प्रोटॉन के लिए फिक्स है, लेकिन जो डिफरेंट गैसेस है ये प्रोटॉन तो नहीं है. ये इनोडिक रेज है, ये पॉजिटिव रेज है, केनाल रेज है, लेकिन इसको मैं प्रोटॉन कह सकता हूँ, ये प्रोटॉन नहीं है. सो E by M रेशियो of inodic rays, canal rays, positive rays depends on the nature of gas used in a discharge tube. But यहाँ पे E by M ratio of cathodic rays are independent on the nature of the gas just used in a discharge. अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हाइड्रोजन से निकल जाए तो इनका क्या है, उनका नेचर तो सेम है, उनका नेचर तो सेम है, उनके नेचर में तो कोई मसला नहीं आ रहा, इनके नेचर में मसला है. तो प्लीज इस पॉइंट को देखिए. तो याद रखिए कि E by M रेशियो सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन का, फिर E बाई M रेशो। तो नेक्स्ट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन का, फिर E बाई M रेशो। यहाँ पे अगर आप लोग देखें हीलियम आयन का, फिर उसके बाद E बाई M रेशो। अगर आप लोग हो सके तो यहाँ पे जो है मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आयन का, फिर इसके बाद E बाई M रेशो ऑफ ऑक्सीजन आयन का आप लोगों के पास होगा। तो जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, चार्ज टू मास रेशो क्या होगी? डिक्रीज की तरफ जाएगी, E बाई M रेशो डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा E बाई M रेशो उस एनोडिक रेस का होगा जिसका मास सबसे कम होगा। उस एनोडिक रेस का जो है सबसे ज्यादा E बाई M रेशो होगा जिसका मास सबसे कम होगा, और जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका E बाई M रेशो जो है सबसे कम डिस्क्राइब किया जाएगा। तो एनोडिक रेस का जो E बाई M रेशो है वो चार्ज टू मास रेशो पे डिपेंड करता है। याद रहेगा ये पॉइंट? तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखें। मैंने एनोडिक रेस का वर्ड इस्तेमाल किया है, प्रोटॉन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करें, इन दोनों में क्या करें? डिफरेंस जो है क्लियर करें आप लोगों के लिए। क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई मसला है? याद रहेगा ये पॉइंट? थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट वो है अगर आप लोग से द मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास अगर आप देखिए 1.67 एंड 10 टू पावर माइनस जो है अगर आप लोग हो सके तो यहाँ पे जो है 27 kg के बराबर है। एक प्रोटॉन का मास 1.67 एंड 10 टू पावर माइनस 24 जो है ग्राम के बराबर है। एक प्रोटॉन का मास, सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 एंड 10 टू पावर माइनस 1 मिलीग्राम के बराबर है। एक प्रोटॉन का मास अगर आप लोग देखें तो 1.67 एंड 10 टू पावर माइनस 1 जो है अगर आप लोग देखें 8 माइक्रोग्राम के बराबर है। 3 डिफरेंस है, तो यहाँ पे 8 ही आता है। ओके ठीक है, -1 8 है, माइक्रोग्राम है। एक प्रोटॉन का मास अगर आप लोग देखिए 1.67 एंड 10 टू पावर माइनस 15 नैनोग्राम के बराबर है। एक प्रोटॉन का मास 1.67 एंड 10 टू पावर माइनस 12 जो है पाइकोग्राम के बराबर है, और एक प्रोटॉन का मास जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.00056 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। अगर आपको याद हो तो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ग्राम। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास 1 ग्राम के बराबर है। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास 1 ग्राम के बराबर है। प्लीज इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें, आप लोग याद रहेंगे पॉइंट। तो ये जनरल बातें हैं, आप लोग प्लीज ये जो है ये रिलेशन भी सारे याद रखें। मुख्तलिफ यूनिट सिस्टम में आप लोगों ने प्लीज इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ जाते हैं। ऐसी तो जरूरत थोड़ी सा, ऐसी की तरफ तो जाने की जरूरत नहीं है ना। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है न्यूट्रॉन डिस्कवरी। ये डिस्कवरी से निकल जाते हैं तो कुछ और चीजों की तरफ हम आते हैं फिर, लेकिन ये है कि बस ये डिस्कवरीज है। तो ये बंदे को थोड़ा सा जो है, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बोर करवा देता है, लेकिन ये है कि ये न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी हमने पढ़ी है, और जिस रिएक्शन के जरिए इसको जो है डेवलप करते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस नहीं होते। न्यूट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस नहीं होते। अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब में कितने केसेस जो है टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस हो गए? कैथोडिक रेज, एनोडिक रेज, एक्सरे, एक्सरे, ग्लो याद है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, डीएक्साइटेशन से कैरेक्टरिस्टिक है आप लोगों के पास। ब्लू कलर ग्लो अपीयर हो रहा था, ये रेड कलर ग्लो अपीयर हो रहा था, याद है ये पॉइंट? तो 4 किस्म के ग्लो, कैथोडिक रेज। अच्छा, इसमें कैथोडिक रेज और जो है अगर आप लोग बोलते हैं एनोडिक रेज, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। इसमें जो है अगर आप लोग देखिए, एक्स-रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ग्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो है अगर आप लोग, तो ये याद रखिए कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, बात सुनिए प्लीज, ये डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं हुई है। अच्छा, तो हम यहाँ पे जिस रिएक्शन के जरिए, प्रोसीजर के जरिए हुई है, तो उसको ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी है। कौन सा पॉइंट? एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेड। कहाँ पर? सुहाना उनका क्लेम करा, ये आपकी यूनिट है ना एटॉमिक मास, और आप इसको जी में एक्सप्रेस करें, वी कॉल इट 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। सही ना? एटॉमिक मास यूनिट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ग्रेड, वी कॉल इट, प्लीज याद रखिए, मोल की बात होगी।
अच्छा, तो ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन के जरिए न्यूट्रॉन के जी वो तो पार्टिकल नहीं है ना, वो तो न्यूट्रल रेडिएशन है, उनके ई बाई एम रेशो नहीं होते। इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशो है और ये प्रोटॉन का ई बाई एम रेशो है। वो तो आप बातें बंद करें प्लीज। बोले क्या दर्शक, तो याद रखिए एक्सरेस का ई बाई एम रेशो नहीं बनता, वो तो चार्ज नहीं है, गामा रेस चार्ज नहीं है, तो जो चार्ज होते हैं उनके लिए ई बाई एम रेशो की बात निकालते हैं। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन अगर आप लोग गौर देखें तो ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन जो है, अगर आप जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने एक एलिमेंट को लिया है एंड दैट इज नोन एज प्लोनियम मेटल है। प्लोनियम मेटल मेरे ख्याल में आप लोग जानते हैं इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा रेज एमिटर है, जो कि क्या है अल्फा रेज एमिटर है, अल्फा रेज एमिटर प्लोनियम। तो यहाँ पे उसने एक तो यूज किया था प्लोनियम मेटल को उन्होंने यूज किया था, और ये प्लोनियम जो है ये अल्फा रेज एमिटर है। अच्छा, अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियाई विद अ डबल पॉजिटिव चार्ज, हीलियम न्यूक्लियाई विद अ डबल पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज अल्फा रेज। हीलियम गैस को अल्फा रेज नहीं कहते, बात लोग तो वो हीलियम गैस कहते हैं सर ये हीलियम गैस ये अल्फा रेज है। हीलियम गैस नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई विद अ डबल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको दोनों इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, ये जो है अगर आप देखिए न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है। तो अल्फा रेज जो है आप लोग के पास हीलियम न्यूक्लियाई विद द डबल पॉजिटिव चार्ज जिसका ये नेचुरल जो है क्या है अल्फा रेज एमिटर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बेरिलियम शीट उससे यूज किया था, बेरिलियम शीट अथेन शीट ऑफ जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अथेन शीट ऑफ बेरिलियम जो उन्होंने यूज किया था, शीट ऑफ बेरिलियम जो है बेरिलियम का एक शीट जो है उन्होंने बनाया था। और इसमें और द थर्ड पॉइंट यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर रखा हुआ है, चार्ज डिटेक्टर। तो एक चार्ज डिटेक्टर है, बेरिलियम का शीट है और साथ में अल्फा रेज एमिटर है। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप लोग हो सके ये बेरिलियम शीट है, ये क्या है बेरिलियम शीट है, और यहाँ पे अल्फा रेज है इस पे इंसिडेंट करते हैं, अल्फा रेज एमिटर है, अल्फा रेज इस पे इंसिडेंट करते हैं। अच्छा, एक जगह पे इस तरह भी है कि इन्होंने जो है यहाँ पे एक पैराफिन वैक्स भी लगाया हुआ है, पैराफिन वैक्स या सेलुलोज पेपर जो होता है, सेलुलोज पेपर, अथिक सेलुलोज पेपर उसने लगाया हुआ था। अथिक सेलुलोज पेपर भी उसने यहाँ पे यूज किया होता है, बाइक जगह पे ये लिखा हुआ है अथिक सेलुलोज पेपर या जो है पैराफिन पेपर जो हाइड्रोकार्बन से बना होता है। और आप लोग गौर से कि यहाँ पे जो उन्होंने साथ में चार्ज डिटेक्टर रखा हुआ है, चार्ज डिटेक्टर। तो हम कोई न्यूक्लियर रिएक्टर ड्रा नहीं करें, ये इसका जनरल स्केच है, ये क्या है जनरल स्केच है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को गौर से देखें, उसने जो है चार्ज डिटेक्टर को यहाँ पे ये चार्ज डिटेक्टर है दैट में बी ए मीटर, वी कैन आल्सो डिस्क्राइब एज अ वोल्ट मीटर, जो कि हमें चार्ज डिटेक्टर। अच्छा, ही फाउंड कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इससे निकल रही है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो है यहाँ से निकल रही है, और दिस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन यहाँ पे जो है अगर आप लोग गौर सके कि अल्फा रेज इस पे एमिट हो रहे हैं, ही फाउंड कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इससे निकल रहे हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन यहाँ से निकल रहे हैं। और बात करें प्लीज, जब ये रेडिएशन स्टार डिटेक्टर को हिट करते हैं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, ये जीरो पे ही स्टैंड करता है, तो ही नेम इट इज अ न्यूट्रल जे टाइप ऑफ रेडिएशन इससे निकल रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुनिए, ये जो डिस्कवरी है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने कहा हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा इसको लिंक करते हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में जो ये पॉइंट आ जाएगा कि ये बंदा किस तरफ गया था, उस पॉइंट की तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये अगर आप रदरफोर्ड आपको याद हो, रदरफोर्ड का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो कि रदरफोर्ड जो है 1920 में, प्लीज ये पॉइंट गौर से सुने, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है वहां पे अपने जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको जो है एक लेक्चर में बात कहता है कि इस मैटर के अंदर एक और पार्टिकल भी है, और वो पार्टिकल जो है न्यूट्रल भी है और उसका मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर भी है। यहाँ पे अगर आप लोग बात करें प्लीज, जो है बेरिलियम शीट है, तो ये बेरिलियम शीट इसको हिट करता है, सॉरी बेरिलियम शीट नहीं, अल्फा रेज बेरिलियम शीट को हिट करता है। तो जब ये अल्फा रेज बेरिलियम शीट को हिट करता है तो दे ऑब्जर्व कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इससे निकल रहे हैं, और इन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन को उन्होंने क्या नाम किया, प्लीज न्यूट्रॉन की ये से जो है न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन निकल रहे हैं। तो वो बात है, हिस्ट्री थोड़ी सी गड़बड़ कर ली, वो उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि 1920 में। तो ये जेम्स चैडविक भी उस लेक्चर में, उस सीरीज ऑफ लेक्चर में बैठा हुआ था, और वो भी ये जब उसका पीएचडी का स्टूडेंट था, उसके साथ पीएचडी कर रहा था, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जेम्स चैडविक। तो वो कहते हैं कि ये रदरफोर्ड उनको कहता है कि इस एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी है, लेकिन पता नहीं कि क्या है, पता नहीं है कि क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा इसके अंदर एक और पार्टिकल भी है, लेकिन पता नहीं है कि क्या है। और उसने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि ये भी है कि ये पार्टिकल न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है।
और फिर वो ये भी कहता है कि इसका मास, इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है इस प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्सिमेटली बराबर भी है। इन दोनों के मास भी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल है। और दूसरा ये है कि ये न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन भी है। न्यूट्रल टाइप है, न्यूट्रल पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है इसके अंदर और भी है। ये बात वो 1920 में कहता है, 1920 में। इसी आइडिया को उसका स्टूडेंट जेम्स चैडविक लेता है और बात सुने प्लीज, आफ्टर जो है बात बुक में लिखा है 1932 में, 12 ईयर्स के बाद जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए कौन सा रिएक्शन? ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन जरूरी होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें अल्फा रेज एमिटर यहाँ पे आ रहा है, पोलोनियम मेटल सोर्स है, अल्फा रेज जो है इसको बेरिलियम शीट को हिट करता है। ही फाउंड इससे हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे जो है ये चार्ज डिटेक्टर्स को। अच्छा, फिर वो क्या करता है? प्लीज और से सुने, थोड़ा एक और पॉइंट पे यहाँ पे कि ये जो है अगर आप लोग देखिए, आप लोगों के पास पोलोनियम मेटल सोर्स अल्फा रेज एमिटर है, इससे रेडिएशन निकल रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है? ये बेरिलियम शीट है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या करता है? पैराफीन वैक्स, पैराफीन वैक्स, पैराफीन वैक्स, यहाँ सेल्यूलोज पेपर। He found जब यहाँ से highly penetrating radiation, highly penetrating radiation, that is a neutral type of radiation इससे निकल रहा है। When they hit this paraffin wax, जब पैराफीन वैक्स को ये हिट करते हैं तो they remove a proton from the nuclei, ये पॉजिटिव प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई क्या करते हैं? निकाल देते हैं। और जैसे ही चार्ज डिटेक्टर इसको हिट करता है, इसको डिटेक्शन यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ये बात समझ आई आप लोग? बोलिए, यहाँ पे मेरा पैराफीन वैक्स लगा हुआ है नहीं है, तो ये रेज जब चार्ज डिटेक्टर को हिट कर रहे थे तो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जब यहाँ पे पैराफीन वैक्स लगा लेते हैं तो ये न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इस पैराफीन वैक्स के अंदर जो एटम थे उनको हिट कर रहे हैं और उनके अंदर जो न्यूक्लियाई के अंदर जो प्रोटॉन है उनको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करके उनको जो है न्यूक्लियाई से निकाल रहे हैं। और जब वो न्यूक्लियाई से निकल जाते हैं तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब जो है यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन, जब सेल्यूलोज पेपर रिमूव करते हैं 0 पे आ जाता है। जब सेल्यूलोज पेपर को रिमूव कर देते हैं 0 पे आ जाता है। जब सेल्यूलोज पेपर को लगा देते हैं तब जो है ये डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब ये है कि ये वही न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन है। तो इनका मास अप्रॉक्सिमेटली क्यों है? इसका मास जो है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, क्योंकि ये जब प्रोटॉन को हिट कर रहा है तो अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करके उसको न्यूक्लियाई से निकाल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, यो मिनट प्लीज, मैं समझाता हूँ, 1-2 मिनट के लिए आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ प्लीज। अगर आप लोग देखिए, ये न्यूक्लियाई है और इसके पास जो है आप लोगों के पास प्रोटॉन अरेंज है और ये जो है आप लोगों के पास न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन जब इस न्यूक्लियाई को हिट करता है तो इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर उसको निकाल देता है। ये पॉजिटिव प्रोटॉन इससे निकल जाते हैं, ये प्रोटॉन इससे निकल जाते हैं, तो प्रोटॉन तो चार्ज है ना, तो चार्ज डिटेक्टर जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है। चार्ज डिटेक्टर जो है अपना डिफ्लेक्शन शुरू कर लेता है। लेकिन जैसे सेल्यूलोज पेपर को मैं रिमूव करता हूँ ये वापस डिटेक्टर से 0 पे आ जाते हैं, वापस 0। वही रेडिएशन आ रही है लेकिन अब 0। इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा मुझे सुने प्लीज। ये अल्फा रेज है जिस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये इसका मास नंबर, ये इसका जो है प्रोटॉन नंबर है। व्हेन दे आर एस्टेड ऑन द बेरिलियम शीट, बेरिलियम शीट पे इसको एस्टेड करते हैं, ये 4 और ये 9, ये इसका प्रोटॉन नंबर, ये इसका मास नंबर है। ये दोनों न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं और एक डाटर न्यूक्लियाई जनरेट कर देते हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई की कॉम्बिनेशन से एक डाटर न्यूक्लियाई जनरेट होती है। दैट डाटर न्यूक्लियाई जो है प्लीज हो सके उसका प्रोटॉन नंबर 2 + 4 और मास नंबर 4 + 9 एंड दैट इज इक्वल टू 6 और 13। तो जिसका प्रोटॉन नंबर 6 वो न्यूक्लियाई कौन सी है? कार्बन। और 13 आइसोटोप, आपको पता होगा कि 13 आइसोटोप स्टेबल या अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल है ना। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर लेता है? सॉरी प्लीज, एक न्यूट्रॉन को लॉस करके मास नंबर 1 में डिक्रीज आ जाता है और एक न्यूट्रॉन ये रिलीज कर लेता है इन ऑर्डर टू गेन। जहां पे ये स्टेबल जो है अब स्टेबल न्यूक्लियाई जनरेट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ ए सिंगल न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो एक न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। यू विल गेट अ डाटर न्यूक्लियाई विद अ प्रोटॉन नंबर 6 और यहाँ पे मास नंबर 10 आपके पास मिल जाता है जी। इस तरह के न्यू ना अनन बड़ा मैं बता सकता हूँ कि हीलियम को यही इज नॉट हीलियम गैस, इज नॉट अल्फा रेज। बोल रहा हाँ खबर को मैं कहते हीलियम वे अभी हो जाएगा, वो खैर वो समझाता, वो तो आपको क्लियर करते हैं, वो हो जाएगा जी। बताएं, ये उस पर वही नाजिल हो गई है।
रदरफोर्ड जब मास नंबर को कैलकुलेट करा था तो उसके साथ बचते आ रहे थे। रदरफोर्ड प्रोटॉन नंबर की जो है ग्राफ को देखिए, रदरफोर्ड जब मास नंबर की कैलकुलेशन करा था, एटम की कैलकुलेशन करा था, तो एटम के मास नंबर कैलकुलेशन में उनको मसाइल फेस हो रहे थे। ये क्या मसला है? इलेक्ट्रॉन नंबर इतने ही, प्रोटॉन नंबर इतने हो गए, एटम न्यूट्रल है, तो ये एक्स्ट्रा मास कहां से आ रहा है? तो ये उनकी प्रोडक्शन है, यूनियन यही प्रेशर, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अदा खबर हुआ। हाँ, तो दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक डाटा न्यूक्लियाई जनरेट करो विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी जो है रिएक्शन, अगर आप लोग हो सके जिसमें दो न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और यहाँ पे एक डाटा न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक डाटा न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ जो है न्यूट्रॉन, इस तरह के रिएक्शन को ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन वाई क्या क्वेश्चन हो जो है क्या कहना है? हाँ, तो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई, अगर आप लोगों के पास ये दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक डाटा न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन के, इस तरह के रिएक्शन को हम ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन की जरिए हुई है, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन के जरिए। खैर अभी कुछ इसमें जो बातें हैं उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले जो है ये पॉइंट आपको क्लियर करें। न्यूट्रॉन हैज द कैपेबिलिटी टू किक आउट द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास, तो उसके जो प्रोफेसर ने जो बात कही थी, इसका मास इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो ये अननोन पार्टिकल और इसका मास, तो ये अपना मोमेंटम ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल साइज का है और न्यूट्रॉन बड़े साइज का है। तो अगर आप ये कहें कि एक साइड से मच्छर आ रहा है, दूसरे साइड से ट्रक आ रहा है, और ट्रक मच्छर के साथ कोलाइड हो गया, तो उसको जो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकता। लेकिन ट्रक अगर ट्रक के सामने आ जाए और उसके साथ कोलाइड हो, तो फिर तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सिमेट इक्वल है, तो अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करता है। जी बताए आप क्या कहना चाहते हैं? दागिए ना मुझे बाजी न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन दी बाजी ना जमावे लेकर ना चिदा न्यूट्रॉन दे करें ना दामियो लेकर दा न्यूट्रॉन दे हाईली पेनिट्रेटिंग है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। तो ये जब आप लोगों के पास तो पैराफिन वैक्स में न्यूक्लियाई होंगे कि नहीं है? कि नहीं होंगे? होंगे न्यूक्लियाई। उन न्यूक्लियाई में प्रोटॉन होंगे, तो जब ये उन न्यूक्लियाई को हिट करते तो उनसे प्रोटॉन को निकाल करते, अपना मोमेंटम उनको ट्रांसफर करते हैं। बेरिलियम के साथ तो अल्फा रेज है, उसके साथ तो न्यूट्रॉन हिट नहीं हो रहे, अल्फा रेज है। ये अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियाई, और यहाँ पे ये जो है अल्फा रेज इज नॉट अ न्यूट्रॉन। हाँ जी बताए। वो तो गैसेस होंगे, तो आप गैसेस को किस तरह टारगेट करेंगे? हवा को किस तरह हम न्यूट्रॉन के जरिए टारगेट कर सकते हैं? चश्मोदीन से हवा को किस तरह जो है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन और हवा के मॉलिक्यूलों को हिट करके उसको निकाल रहे हैं? आपने डेंस न्यूक्लियाई लेनी है, डेंस न्यूक्लियाई लेनी है, ठीक है? तो हवा से जो है प्रोटॉन को निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। हाँ खैर अभी आप लोगों को कुछ और बातें समझाता हूँ। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ बातें जो है क्लियर करते हैं। ये तो बस उनके जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट थे उन पे हमने बात की है, लेकिन आप लोगों से टारगेट बनाया है मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है? इसको कंसंट्रेट किया है, टारगेट किया है। तो पैराफिन वैक्स से सुने प्लीज, बस खामोश हो जाए। अगर आप लोग देखिए ये अल्फा रेज है, सुने प्लीज खामोश हो जाए। लीथियम है, बोले कहो लीथियम। जब लीथियम पे इसको टारगेट करते हैं तो आप लोगों को डाटा न्यूक्लियाई 2+3 और यहाँ पे 4+7। आप लोग गौर से देखिए ये जो डाटा न्यूक्लियाई है ये 5 और ये 11। अच्छा अगर आप लोग देखिए ये बोरान न्यूक्लियाई, देखिए ये हाईली अनस्टेबल आइसोटोप है बोरान का ये हाईली अनस्टेबल आइसोटोप है। तो बोरान प्लीज 5 और ये 10 विद रिलीज ऑफ 1 न्यूट्रॉन ये लॉस कर लेता है, 1 न्यूट्रॉन रिलीज कर देता है तो जनरेट अ स्टेबल आइसोटोप। ये स्टेबल आइसोटोप जनरेट कर 1 न्यूट्रॉन को लॉस कर देता है, अ सिंगल न्यूट्रॉन यहाँ पे लॉस होता है। अच्छा आप लोग प्लीज गौर से देखिए ये जो न्यूट्रॉन है, सॉरी ये जो बोरान है, तो बोरान न्यूक्लियाई 5 और ये 10, अब ये स्टेबल जो है आप लोग के पास। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर ये अल्फा रेज है और अगर मैं इसको क्या करता हूँ लीथियम, यहाँ पे जो है ये बेरिलियम, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए बोरान, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियाई है। लेट्स सपोज करते हैं कि इफ वी हैव टू टारगेट द लीथियम तो ये जनरेट करता है बोरान न्यूक्लियाई। अगर हम इस अल्फा रेज को टारगेट करते हैं ऑन द बेरिलियम तो ये जनरेट करता है कार्बन न्यूक्लियाई को।
अगर लेट्स सपोज करते हैं कि अगर अल्फा रेज आर टारगेटेड ऑन द बोरान, तो ये जनरेट करेगा नाइट्रोजन न्यूक्लियाई को। अच्छा, एटम की पहचान मास नंबर से होती है या उसके प्रोटॉन नंबर से होती है? प्रोटॉन नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट। आसान हो रही है प्लीज। ओके, तो अब आप लोगों ने प्लीज थोड़ा सा क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन में आप लोगों से जो डिमांड होते हैं अल्फा रेज, सुने प्लीज, इस पॉइंट को और से देखें कि अल्फा रेज आप लोगों को गिवन है और आप लोगों को जो है यहाँ पे बात सुने प्लीज, जो है ये लिथियम न्यूक्लियाई गिवन है। इनके प्रोटॉन नंबर क्लियर कट लिखे होंगे, उन्होंने जो है आप लोगों से कई बात नंबर भी लिखे होते हैं और आप लोगों से टारगेट ये होता है कि शाबाश बताएं कि डाटर न्यूक्लियाई का जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मास नंबर ऑफ डाटर न्यूक्लियाई। तो ये जो है आप लोगों के पास मास नंबर है और ये अगर आप लोग देखिए प्रोटॉन नंबर है। ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन होंगी, ये रिएक्टेंट है। बताएं शाबाश डाटर न्यूक्लियाई का प्रोटॉन नंबर क्या होगा। खैर मैं सिर्फ बात कहना चाहता हूँ, डिमांड ये होते हैं। अच्छा, डिमांड ये होता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जो है मास नंबर, ये क्वेश्चन होता है। और द थर्ड वन जो है कि यहाँ पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, क्या न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सा टाइप ऑफ पार्टिकल जो है वो रिलीज हो रहा है, तो उस पार्टिकल के बारे में आपसे क्वेश्चन होते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं तो एक डाटर न्यूक्लियाई जनरेट हो रही है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास, सॉरी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जो है प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल, जो है कौन सा पार्टिकल है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है या न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये तीन डिमांड आप लोगों से होते हैं, आप लोग प्लीज इनको ध्यान में रखिए। अच्छा, एक और डिमांड जो होता है, थोड़ा सा मुझे सुने, एक और डिमांड यहाँ पे ये होता है कि ये आप लोगों के पास लिथियम न्यूक्लियाई है और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे आप लोग और देखें फॉर एग्जांपल आपको बोरान गिवन होगा, बोरान 5, बोरान 10 सॉरी, और ये 5 और यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर गिवन होगा। और अब आप लोगों को यहाँ पे जो है बात सुने, यहाँ पे गिवन होगा कि कौन से रेज ए बी सी और यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखिए गामा रेज इंसिडेंट करते हैं तो ये चेंज लेके आते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखिए बीटा रेज इंसिडेंट करते हैं तो ये चेंज आते हैं, अल्फा रेज इंसिडेंट करते हैं तो ये चेंज आते हैं, या कैथोडिक रेज अगर इसमें इंसिडेंट करते हैं तो ये चेंज आते हैं। तो अल्फा रेज अगर मैं इसमें इंसिडेंट करूं मुझे डाटर न्यूक्लियाई मिलती है विद रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज होता है। तो न्यूट्रॉन लॉस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास यहाँ पे अल्फा रेज की वजह से होगा। सही है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी याद रखना है। अच्छा, आप लोग एक और पॉइंट गौर से सुनिए, यहाँ पे आप लोगों को ये अल्फा रेज है, अल्फा रेज, और यहाँ पे आप लोग गौर से कि मुझे यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियाई 6, इस पॉइंट को आप लोग बात करें प्लीज, कार्बन 6, 12 और 1 न्यूट्रॉन की वैल्यू मुझे दिया है। अच्छा, अब बताएं कि ये कौन से जो है न्यूक्लियाई पे एक्शन करते हैं ए बी सी,
यहाँ पे ए बी सी डी न्यूक्लियाई पे इसको ऐसा करते हैं कि ये डाटर न्यूक्लियाई जो है हमें जनरेट करती है। तो सुने प्लीज, लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, बोरान है या कार्बन है। आप मेरी बात समझ, सॉरी नया नाइट्रोजन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज आप लोग से सुने, आपके लिए आसान सी बात ये है कि सुबह खबर लाना खबर करें, जब ये बात खत्म कर लो तो फिर क्वेश्चन करें। अब अगर आप लोग सुने प्लीज, यहाँ पे प्लीज इसके बारे में भी आपको समझाना चाहता हूँ, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए। देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे जो है क्या है, ये 6 है और यहाँ पे 2, तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन है। मास नंबर की कोई जरूरत नहीं है, मास नंबर को यहाँ पे मत, प्रोटॉन नंबर किसी भी न्यूक्लियाई की जो आइडेंटिटी होती है वो प्रोटॉन नंबर से होती है। कोई भी न्यूक्लियाई हो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो प्रोटॉन नंबर से होती है। मास नंबर वेरिएबल होते हैं, प्रोटॉन नंबर फिक्स होते हैं। तो आप लोग बात सुनिए प्लीज, यहाँ पे जो है ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 7 है। तो 2 + 3 ये 5 के बराबर नहीं है, 2 + 4 ये 6 के बराबर। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ पे कौन सी न्यूक्लियाई को सेलेक्ट करें कि वो ये डाटा न्यूक्लियाई जनरेट करे विद रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन लॉस। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ी सी ध्यान में रखी हैं और बाकी आसान से क्वेश्चन होते हैं, जितनी बातें इसमें मैंने कर ली यही काफी है इसमें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए इन पॉइंट्स को कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन, मास नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर क्या है, कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है, कौन सा टाइप ऑफ पार्टिकल रिलीज होता है और आप लोगों के पास क्या एक्सपेक्टेड न्यूक्लियाई होगी, इन चीजों को आप लोगों को अच्छी बताएं। वो तो अनस्टेबल वाला होगा, न्यूट्रॉन अगर लिखा हो साथ में न्यूट्रॉन लिखा हो तो बस फिर तो आप लोगों के पास मास नंबर में एक चेंज आना चाहिए, स्टेबल बना लेते। तो न्यूट्रॉन को लास्ट कर लेता है ना, नहीं आप लोगों को न्यूट्रॉन लिखा होता है, तो जब न्यूट्रॉन लिखा होता है तो आप लोगों के पास मास अनस्टेबल वाले करते। हाँ खबर हो रही प्लीज, आप लोग थोड़ा सा मुझे तो सुने। न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है, खामोश हो जाए प्लीज। न्यूट्रॉन प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन से ही बात में प्लीज, इसका चार्ज नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल है। They are not deflected in electric field as well as in magnetic field. ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं और ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल है, या ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं और ना मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा दूसरा पॉइंट, हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन, हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो हाफ लाइफ होता है वो 20 मिनट होता है, 20 मिनट है। 20 मिनट इसके बाद इसकी खुद ब खुद डिके होना शुरू हो जाती है, ये डिके होता है। तो जब न्यूट्रॉन की डिके होती है तो ये प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, जब न्यूट्रॉन की डिके होती है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, जब न्यूट्रॉन की डिके होती है तो ये न्यूट्रॉन जनरेट करता है। ये न्यूट्रॉन खुद ब खुद डिके होता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है विद द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि एक न्यूट्रॉन इन 3 पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से बना है, इन 3 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से एक न्यूट्रॉन बना होता है। अच्छा अगर आप लोग देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन है, इफ अ न्यूट्रॉन, अगर एक न्यूट्रॉन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ मूव कर रहा हो, इट इज डिस्क्राइब एज अ फास्ट न्यूट्रॉन, इसको फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। इफ अ न्यूट्रॉन जो है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या बिलो के साथ मूव कर रहा हो, इट इज डिस्क्राइब एज अ स्लो न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन? E/m रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन ये 0 है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, तो प्रोट न्यूट्रॉन। अच्छा अगर आप लोग देखिए द फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.678 एंड 10⁻²7 kg के बराबर है। 1.67 एंड 10⁻²4 ग्राम के बराबर है। 1.67 एंड 10⁻², 1 मिलीग्राम के बराबर है। 1.67 एंड 10⁻18 माइक्रोग्राम के बराबर है। 1.67 एंड 10⁻1 जो है यहाँ पे 5 नैनोग्राम और 1.67 एंड 10⁻1 2 पाइकोग्राम। 1 न्यूट्रॉन, अ सिंगल न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू, उसका जो मास है 1 AMU के भी बराबर है। मजा तो खबर है, हाँ? ये फिजिक्स में 12 मिनट लिखा है, हमारे केमिस्ट्री बुक में 20 मिनट लिखा है, किसको फॉलो करें?
फिजिक्स को फॉलो करें। और अगर हमारी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए तो फिर क्या करेंगे? अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है तो बस ठीक है, 12 मुझे पता है। और मैंने जो है ये रिपोर्ट भी कर रहा था कि फिजिक्स वालों ने जो इसको 12 मिनट लिखा है, बस सिर्फ जो है हम कहते हैं कि बस तो बस इससे द बुक रिपोर्ट थी, टाइटल बुक और पंजाब ने रिपोर्ट किया हुआ था उसके बेस पे बस। सही है, तो उन्होंने 20 मिनट लिखा है। अरे वो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसको जो है चेंज कर सकते हैं जी। हाँ, 2 नंबर। अच्छा, खैर एक्स्ट्रा 1 नंबर होते हैं, 2 नंबर। अच्छा, तो 2 नंबर पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन जो है खुद ब खुद इसका डिके होता है। इसका डिके शुरू होता है जब ये न्यूक्लियस से निकल जाता है, इसकी डिके होती है और आफ्टर 20 मिनट इसका जो है डिके होता है। हाफ लाइफ आप लोग जानते हैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिके ऑफ 50% ऑफ द पार्टिकल के लिए। 50% ऑफ द पार्टिकल की डिके के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ये उसका हाफ लाइफ चलाता है। तो प्लीज अगर आप देखिए, एक न्यूट्रॉन है, जब उसकी डिके होती है तो एक प्रोटॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक न्यूट्रिनो देता है। इन तीनों पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से एक आप लोगों को जो है न्यूट्रॉन मिलता है। सही ना? क्या खबर है? सॉरी, हाँ, see the nucleus notion we are one stable ठीक है यार nuclear forces are more important forces। प्रोटॉन न्यूक्लियस से कहाँ निकलते हैं? और आप तो प्रोटॉन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप न्यूट्रॉन की पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रॉन को अगर आप न्यूक्लियस से निकाल देते हैं तो आफ्टर 20 मिनट, फिजिक्स में पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मिनट है, लेकिन केमिस्ट्री में ये 2 बुक्स ने लिखा है 20 मिनट डिके, इसके बाद डिके होती है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। सही है, तो आप लोग प्लीज इनको जो है में रखें, काफी उदाहरण बस है। बस कल इस पे जो है 2-3 रिएक्शन है वो भी आपको समझा देता हूँ, बस फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह जो है हम चले जाते हैं जो एटॉमिक मॉडल्स है, 2 एटॉमिक मॉडल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। कल क्यों नहीं होगी? किसकी क्लास? देखिए मुझे पता नहीं, इसका मुझे कुछ मेरा फील्ड से क्या है जो सबसे अखलाक नंबर इतने ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन उसमें एंटर हो कि उससे निकाल दें, लेकिन उन्हें बहुत आसान सा टारगेट किया है। इसकी पता है क्या है? बड़ा सोना काम कुछ देखो करो ना, मैग्नीशियम सल्फेट 6 हाइड्रेट। हाँ, ده هو تحكاري ده तो देखो बड़े, अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ पेंसिल हो तो उसमें 60 ग्राम ऑफ कार्बन बचे। 60 ग्राम का मतलब है 5 मोल ऑफ कार्बन। 5 मोल का मतलब यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो होना पड़ेगा, इस तरह है। हाँ, उस क्वेश्चन से यही कार्बोनेट नहीं की बात कर, अब उन्होंने 60% लिखा है। तो अगर 100 ग्राम हो, अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ पेंसिल हो तो उसमें 5 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो होना पड़ेगा। अगर आपके उन्होंने क्या लिखा, 60 ग्राम ऑफ पेंसिल हो, अगर आपके पास 60 ग्राम ऑफ पेंसिल हो तो फिर उसमें क्या सिचुएशन है?